Good evening. Myself, Anmol Sachdeva, welcome you all to Anmol's Biology. In today's video, we will be learning about the basic difference between prokaryotes and eukaryotes. Then further, we will proceed to basic structures of a prokaryotic cell. Here we go. There are basically two types of cells, prokaryotic and eukaryotic. Pro means primitive, karyon means nucleus. So, prokaryotic means organisms which have primitive nucleus. Example, bacteria. Eukaryotic. Eu means well defined. Karyon means nucleus. So, eukaryotic are the organisms which have well defined nucleus. This include plant cell, animal cell, fungi, etc. एक और बहुत कॉमन डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, वो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिनको ऑर्गेनेलिज बोलते हैं. प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ये सब यूकैरियोट्स से प्रेजेंट है. और प्रोकैरियोट्स में कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. नाउ before starting the detailed structure of prokaryotic organisms, first we will have a look about how many organisms are present. So here it is. There are basically two types of organisms present, unicellular and multicellular. In unicellular, organisms have only one cell. उस एक सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. और मल्टीसेल्युलर में डिफरेंट सेल्स बनके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. जैसे कि यूनिसेल्युलर में एक ही सेल होता है, तो वो सिंगल सेल ही पूरे फंक्शंस परफॉर्म करता है. और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो पूरे सेल्स का, हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. हर सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता है और ये सारे डिफरेंट सेल्स मिला के एक ऑर्गेनिज्म बनाता है. ओके, सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, आप स्लाइड में देख सकते हैं. और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है प्लांटे, एनिमल्स, फंगाई. अब आप बोलोगे सर ईस्ट भी तो फंगाई है. जी हाँ, ईस्ट एक्सेप्शनल है सारे फंगाई में. ऑल फंगाई आर मल्टीसेल्युलर बट ओनली ईस्ट आर यूनिसेल्युलर. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया का रहता है, इसलिए हम बैक्टीरिया से समझेंगे इसको. बैक्टीरिया के वजह तो बहुत सारे शेप्स होते हैं, जैसे कि बेसिलस, विब्रियो, कोकाई, बट सबसे इजी स्ट्रक्चर बेसिलस होता है, जिसको आप ओवल शेप भी बोल सकते हैं. तो हम उसके थ्रू समझते हैं. जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है. सबसे आउटर लेयर कैप्सूल है, सेकेंड सेल वॉल, थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो आपको इसमें ब्लू कलर का मैट्रिक्स दिख रहा है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, वो साइटोप्लाज्म है. इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, प्लाज्मेट, पिलाई, फ्लैजिला एंड न्यूक्लियॉइड. सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर डिटेल वाइज. सो हियर इज आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर, सो दिस कैप्सूल. सबसे पहली बात तो ये है कि कैप्सूल जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया सेल में हो ही हो. कैप्सूल मे प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट. It depend on bacteria strain. हाँ, if capsule is present, so it is always the outermost layer. Okay, सबसे आउटर आप फिगर में देख सकते हैं, सबसे आउटर की जो लेयर है वो कैप्सूल की है. सेकेंड, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड. ये पॉलीसेक्राइड का बना होता है. फंक्शंस ऑफ कैप्सूल, इसके बेसिकली दो फंक्शन होते हैं. सबसे पहला, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, बैक्टीरियल सेल को फैगोसाइटोसिस से. इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, पर ऐसा बोला जाता है कि जो कैप्सूल की वॉल होती है, लेयर होती है, वो स्लिपरी होती है. उसके कारण वो फैगोसाइटिक सेल्स में एंट्रैप होने से बच जाता है. और दूसरा फंक्शन होता है इसका, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इट्स आउटर एनवायरनमेंट. जब बैक्टीरिया के आसपास की कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है, तो उस कंडीशन में कैप्सूल हेल्प करता है बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए. सेकेंड थिंग इज सेल वॉल. सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की. अगर कैप्सूल प्रेजेंट होता है तो सेल वॉल सेकेंड लेयर होती है. इफ कैप्सूल एब्सेंट होता है तो सेल वॉल फर्स्ट लेयर होती है. इसका मेन फंक्शन होता है सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना और शेप देना, ताकि सेल एक अपने शेप में रह सके.
ताकि कई बार अगर बाहर की सराउंडिंग के कंडीशंस अलग है और अंदर की अलग है तो वो सेल को श्रिंक और स्वेल बर्स्ट होने से बचाती है। वैसे तो जब हम डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे तब हम और डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, बट आपको यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उनने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि सेल वॉल 2 टाइप की होती है। उनने अपने स्टेनिंग और वॉशिंग टेक्निक के थ्रू आइडेंटिफाई किया था। उनने बैक्टीरिया लिया, में ग्राम स्टेन डाला। ग्राम स्टेन वॉयलेट कलर का होता है। जब उनने उनको अल्कोहल से वॉश किया तो उनने देखा कि कुछ सेल ने ग्राम स्टेन रिटेन किया है क्योंकि उनका कलर वॉयलेट ही था, पर कुछ सेल ने स्टेन रिमूव कर दिया, उनका कलर वॉयलेट नहीं था। तो इससे उनने 2 सेल्स में डिवाइड किया सेल वॉल को, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। जिन सेल्स ने कलर रिटेन किया था उनको बोला गया ग्राम पॉजिटिव, और जिनने सेल कलर लूज कर दिया था उनको बोला गया ग्राम नेगेटिव। इसका बेसिक रीजन है वॉल थिकनेस। जो सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव में है उनकी थिकनेस ज़्यादा रहती है, और जो सेल वॉल ग्राम नेगेटिव में है उनकी थिकनेस कम रहती है। तो वो इसलिए इजिली डाई को रिमूव कर देते हैं वाइल वॉशिंग इट फ्रॉम एल्कोहल। सो इसके थ्रू उन्होंने बताया था कि हमारी सेल वॉल 2 टाइप की होती है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द इनरमोस्ट लेयर, ये इनरमोस्ट लेयर रहती है। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनरमोस्ट लेयर, ये सेल की इनरमोस्ट लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और इसका बेसिक फंक्शन है परमिएबिलिटी बैरियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल है, ये कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल्स को ही सेल के अंदर आने देती है और हार्मफुल मटेरियल्स को सेल के बाहर भेजती है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पीपीटी इन विच द नेक्स्ट थिंग इज साइटोप्लाज्म। जैसे कि आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में, साइटोप्लाज्म जेल लाइक फ्लूइड होता है, जेली सब्सटेंस होता है। ये डिफरेंट चीज़ों से बना होता है, जैसे कि इसमें वाटर होता है, एंजाइम्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से वेस्ट निकलता है वो प्रेजेंट होता है, गैसेस होती है, एटसेट्रा। जैसे कि आपको बताया था कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो सारी एक्टिविटीज जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होनी पड़ती है। इसलिए साइटोप्लाज्म में हर एक पर्टिकुलर चीज के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वेस्ट भी साइटोप्लाज्म में ही रिलीज होते हैं। सो इट इज बेसिकली द साइट ऑफ ऑल फंक्शंस इन प्रोकैरियोट्स। पर यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूकैरियोट्स में पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज प्लाज्मिड। सबसे पहले प्लाज्मिड इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इसका मतलब प्लाज्मिड जरूरी नहीं है आपकी सेल की लिविंग के लिए, इसलिए प्लाज्मिड मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। प्लाज्मिड प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और प्लाज्मिड एक्चुअली है क्या? प्लाज्मिड इज स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। वो एक स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल राउंड सर्कुलर डीएनए है। प्लाज्मिड कई टाइप्स के होते हैं। जब हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियोस में वेक्टर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स पढ़ेंगे, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको 1-2 पॉइंट समझा देता हूँ। जैसे कि कुछ होते हैं एफ प्लाज्मिड, एफ का फुल फॉर्म ही होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। फिर कुछ होते हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स। इनका काम क्या होता है? ये आपके सेल को पर्टिकुलर केमिकल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ताकि आपका जो वो पर्टिकुलर सेल है वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। तो जिस बैक्टीरियल सेल में रेजिस्टेंस प्लाज्मिड नहीं होगा वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। पर जिस बैक्टीरियल सेल में रेजिस्टेंस प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। सो आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज basically the genetic material of a bacterial cell. It is nucleus like। बस जैसे कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। पर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इट इज इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर। सो रेगुलर शेप नहीं रहता, ये बस कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। आप फिगर में देख सकते हैं, सेंटर में दिखाया है न्यूक्लियोइड। Now, ribosomes. Ribosomes are made up of RNA and protein. Ribosomes का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। आपने सुनी होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है? RNA से प्रोटीन बनता है। तो ये काम कौन करता है? राइबोसोम।
राइबोसोम वैसे तो 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S, पर प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप पूछोगे एस क्या है, तो ये एस श्वेडबर्ग यूनिट है। ये हमको बताती है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितनी स्पीड में सेटल होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। इस 70S राइबोसोम की भी 2 सब यूनिट होती है, 50S एंड 30S। जब आप डिटेल में आगे वीडियोस देखेंगे ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये 50 और 30 कैसे आया। सो नाउ वी मूव ऑन टू पिलाई। इसको फिमेरे भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है अटैचमेंट के लिए बैक्टीरिया के सरफेस पे। ओके, तो ये आप देख सकते हैं सेल वॉल से प्रोजेक्टेड है बाहर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन सेल में पिलाई नहीं होते हैं, जिन बैक्टीरिया सेल में पिलाई नहीं होते हैं, तो जब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में अटैच करते हैं, वो उतनी प्रॉपर अटैच नहीं कर पाते, तो वो अपना अटैचमेंट लूज कर देते हैं और वो सेल में होस्ट में डिजीज कॉज नहीं कर पाते। सो पिलाई का मेन फंक्शन है अटैचमेंट, ताकि वो होस्ट में अच्छे से अटैच कर सके और अपना काम जो भी परफॉर्म करना है वो कर सके। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट, विच इज फ्लैजिला। फ्लैजिला भी प्रोटीन का बना होता है। इसका नाम होता है फ्लैजिलेंट। इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलेंट प्रोटीन। You can see in the figure this long structure, hair-like structure, long very. So its basic function is in movement. ये आपके बैक्टीरिया के मूवमेंट में काम आता है। आपने पेंडुलम देखा है, हाउ इट मूव्स टू एंड फ्रो। सिर्फ उसी तरीके से फ्लैजिला भी मूव करता है। पहले आगे जाएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन में आएगा, फिर पीछे आएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन में आएगा, फिर आगे जाए। फ्लैजिला तब भी यूज होता है जब सेल को कुछ सेंसरी फील होए। फॉर एग्जाम्पल, कोई केमिकल है जो सेल के लिए यूजफुल है, तो सेल उसके थ्रू अट्रैक्ट होगा, फ्लैजिला उस साइड मूवमेंट करेगा। एंड इफ सेल को कोई आगे डैमेज लग रहा है, तो उस टाइम भी वो फ्लैजिला के हेल्प से ही उसको सेंस करके उस एरिया से दूर जाएगा। सो दिस इज ऑल द बेसिक अबाउट प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो, विच इज थर्ड वीडियो, we will be talking about eukaryotic organisms, eukaryotic cells. Hope this is clear to you all. आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।